हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ने अपनी 2026 की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दी होगी। जो बच्चे 11th पास आउट है या जो 12th के साथ अपना ड्रॉप लेंगे या 12th के साथ प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, मैंने आपके लिए एक प्लान भी आपको प्रोवाइड किया था, मई का प्लान भी आपको प्रोवाइड किया था कि आप उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी 2025 का एग्ज़ाम दिया है उनको बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि अभी थोड़ा-सा अपना 1 से 2 वीक तक थोड़ा रेस्ट करो, माइंड को स्टेबलाइज़ करो, सोचो आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। और अगर अगर आपको ड्रॉप लेके नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो जो अभी आपका 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेके मतलब कि यार उदास मत होना, उससे कुछ सीखो कि हाँ, मेरी कहाँ कमी रह गई, मुझे कहाँ पर अब अपनी कमियों पे काम करना है, ठीक है? वो सब आपको देखना है। देखो, जो 2025 का पेपर है उसका एनालिसिस किया गया, जो भी टीचर्स थे उनके थ्रू ये पता चला कि जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था वो और साल से थोड़ा टफ़ेस्ट था। क्योंकि टफ़ेस्ट इसलिए था कि जो फिज़िक्स को बोला गया है कि वो टफ़ आई है, मोस्टली टफ़ है, उसमें जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, जेईई लेवल का एग्ज़ाम था। ठीक है, ट्रिकी दिया गया, लेंथी पेपर भी था, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट का टाइम है वो फिजिक्स में मतलब टाइम टेकन आया हुआ था। जो फिजिक्स है जिसमें टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो कोचिंग्स के टीचर्स थे उन्होंने भी बोला कि उनको खुद फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने में टाइम लगा था। तो जो 1 घंटे का टाइम पीरियड मिलता है एग्जाम में, उस अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा क्या था, लेंथी पेपर था, जिसकी वजह से जो मोस्टली बच्चे हैं उनका जो पेपर है वो पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। और केमिस्ट्री थी वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, जिसमें वो लेंथी भी थी और ट्रिकी भी थी। बायोलॉजी की बात करें तो वो ईजी टू मॉडरेट थी। बायोलॉजी बायोलॉजी का जो पेपर था वो लेंथी था और थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी भी थे और कुछ उसमें से क्वेश्चंस है वो थोड़े घुमा फिरा के भी पूछे हुए थे, ठीक है। वहीं पर मैं आपको बोलूँगी कि जो हमारा बायो का अब देखो, आपको बायो के पेपर से ना, मतलब जो बायोलॉजी का जो मैंने एनालिसिस किया था उसके बेस पे, कि आपको अब ना कुछ भी जो एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना। देखो, सेल बायोलॉजी के एक इंट्रोडक्शन चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको ना कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको हर एक चीज़ को, मतलब अब जो एनसीईआरटी है ना उसको ये समझ लो कि एनसीईआरटी के किसी भी कोने से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान देना। और नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो अगर हम बात करें कि जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था, वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मोस्टली जो आप देखोगे कोरोना के टाइम से जो पेपर का जो एक लेवल था वो थोड़ा ईज़ी टू मॉडरेट था, लेकिन इस बार थोड़ा पेपर का जो देना कि पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, ये गलत होगा। क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो डिफ़िकल्ट है, पेपर के लेवल को इंक्रीज़ किया गया एनटी के थ्रू, ठीक है। इसलिए पहले प्रेडिक्ट कर लेना कि पेपर ईज़ी आएगा, ऐसा आएगा। तो आप जो 2025 का एग्ज़ाम है उससे बस इतना ज़रूर सीखो कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अपनी तरफ से आपको फुल अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलना है। उसके लिए आपको जो भी लगे, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग्स हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइडेड है, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल्स हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। और प्लीज़ कॉन्फिडेंस होके अपने आप को थोड़ा बूस्ट अप करते हुए, ठीक है। बस यार, पेपर जैसा भी हुआ उससे सीखो, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊँगी कि जो थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर में क्या-क्या चीज़ें का हुआ। देखो, फिज़िक्स के पेपर में मोस्ट चैलेंजिंग डिफ़िकल्टी लेवल रहा इसका। फिज़िक्स थी जो हमारे 2024 के जो एग्ज़ाम था उसे टफ़र आई। ये लेंथी कैलकुलेशंस थी, उसमें मैनी सेक्शंस कैसे थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। सम क्वेश्चंस को अगर हम कंपेरेबल किया जाए तो वो जेईई लेवल के थे। और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मैटर थी। इवन जो फ़ॉर्मूला को हम मगिंग करते हैं ना, फ़ॉर्मूला याद कर लो, फ़ॉर्मूला याद कर लो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको जो भी 2026 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे उनको बोलना चाहती हूँ कि अपने कंसेप्ट क्लियर ज़रूर करो, जो भी आपकी डेरिवेशंस है उनको भी अच्छे से समझो। केमिस्ट्री के पेपर की बात करूँ तो जो इनऑर्गेनिक थी वो डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी थी, तो आपको इनऑर्गेनिक के लिए कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के पेपर में देखो, इनऑर्गेनिक है वो एनसीईआरटी से आई थी। चैलेंजिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। और जो फिजिकल है उसमें रिक्वायर्ड है कि आपको कंप्लीटली जो फॉर्मूला अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है।
तो नीट 2026 वालों को मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि अब जो डिमांड है पेपर की वो ये है कि आपकी जो कंसेप्ट है उसमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बायो के पेपर की बात की जाए, ईजीएस्ट था बट लेंदी था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे बट ट्रिकी थे, और लेंदी सेक्शंस थे, रिक्वायरिंग था कि आपको एक इफ़ेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट में पेपर अटेम्प्ट करने की आपको कोशिश करनी होगी। आप जितना हो अपने इस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना, क्योंकि जो पेपर था उसकी वजह से, टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही पेपर है वो काफ़ी स्टूडेंट्स का रह गया। ठीक है, तो मैंने आपके लिए स्पेशली टिप्स है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप 2026 के एक्सपीरियंस को, कि प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना कि आपको स्पेशली बायो में और इनऑर्गेनिक में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में आपको रीड करना है एवरी लाइन को, डायग्राम्स को, जो समरी प्रोवाइडेड होती है एनसीईआरटी में बैक साइड उसको अच्छे से करना है, हाईलाइट करने हैं आपको जो ट्रिकी और जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हाईलाइट वाली चीज़ें मेरे को ज़रूर करनी है। और आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस बहुत करो। अगर ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो प्लीज़, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे ध्यान दो और अपने वीक्स कंसेप्ट पे काम करो। स्ट्रेंथन होने चाहिए आपके, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। फोकस करना है आपको सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स की वैरायटी को। ठीक है, वैरायटी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। प्रैक्टिस करनी है आपको, डेली बेसिस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और जो डेरिवेशन है उसको मत स्किप करना, क्योंकि उसको आप अच्छे से समझोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप क्वेश्चंस को भी लगा पाओगे। ठीक है, प्रायोरिटीज़ आपको देनी है। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है मैं आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी कि हाई वेटेज चैप्टर्स का क्या रहा आपके तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी करनी है। आपको मोस्टली हाई वेटेज चैप्टर्स है बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, उनके हर एक कंसेप्ट को आपको हर अच्छी चीज़ मतलब अच्छे तरह से उसको करते हुए चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको, मॉक टेस्ट रेगुलरली, आप वीकेंड में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दो, चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब उनको पता है कि हमें वी कंसेप्ट पे काम करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा देना है, तो वो आप क्या कर सकते हो, कहीं की टेस्ट सीरीज लेके उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कर लो। ठीक है, रिवाइज करना है आपको एक्टिवली, रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन बिना कुछ भी नहीं है। रिकॉलिंग नहीं होगी तो आप भूल जाओगे, तो रिकॉलिंग पावर पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको खुद से इस चीज़ पे काम करना है, याद करना है कि आपको इस चैप्टर में कितना आता है, ताकि आपको ये तो पता चले ना कि इस चैप्टर में मुझे कुछ आता भी है, नहीं आता है। जहाँ पे आप स्टक करते हो, जो चीज़ें आप भूल रहे हो, तो फिर अपने नोट्स को ओपन करो और वहाँ से उसको देख लो अच्छे से। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, आप देख लेना। टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही बच्चों के पेपर रह गया है, क्योंकि फिजिक्स में जाके कहीं ना कहीं बच्चे स्टक हो गए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ये रहा इशू। तो और स्टे कंसिस्टेंट आपको होते हुए चलना है, कि कंसिस्टेंसी तो आपको मेंटेन करते हुए चलनी है, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंसली मेंटेन रखें, अपने आप को बीच बीच में फ्रेशन अप भी करें। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएं, कट ऑफ होना है, लेकिन कट ऑफ का मतलब ये भी नहीं होता कि आप वीक में वन डे अपने आप को रिफ़्रेश ना करो। रिफ़्रेश नहीं करोगे तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे। देखो गाइस, मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नीट 2025 अब देखो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने दिन रात मेहनत भी की है। ठीक है, आपके कुछ सपने भी थे, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो। एक बात हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने कोशिश की है ना, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, तो अब मैं 2025 वालों को यही बोलना चाहूँगी, अपने आप को थोड़ा सा समय दो। ठीक है, थोड़ा सा आप घर वालों के साथ या थोड़ा बहुत घूम के आ जाओ। ठीक है, और अपने आप पे प्राउड करो, क्योंकि यार इस रेस में ही चलना सबसे बड़ी बात है। कितने लाखों बच्चे बैठ के एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, पेपर का लेवल कितना ही हाई क्यों ना हो, जितनी भी सीट है उस सीट के लिए जितने भी बच्चे हैं, तो याद रखना, देखो ना तो वो सीट कम हुई। ठीक है, वो सीट तो उतनी ही है ना, तो आपको तो उस सीट में से एक सीट चाहिए। तो ये इस पर ध्यान दो ना। आप ये ध्यान क्यों दे रहे हो पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, ये था वो था। आप ये देखो कि मैंने कहाँ पर कमी दिखाई, मैंने कहाँ पर अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, क्या अभी मैंने पेपर को लाइटली ले लिया था, क्या मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की। ठीक है, उस वीकनेस पे ध्यान दो। और हमेशा दिमाग में, अब जो भी 2026 की प्रिपरेशन के लिए बैठोगे, तो प्लीज़ दिमाग में एक चीज़ याद रखना, ये भी मत देखना कितने हमारे साथ रेस में बच्चे हमारे साथ
एग्ज़ाम देंगे, बस एक चीज़ दिमाग में याद रखना कि यार मुझे तो सिर्फ़ एक ही सीट चाहिए ना, तो मैं तो अपनी एक सीट के लिए लड़ूँगा। तो बस उस एक सीट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अब आप देख लो कि आपको उस एक सीट के लिए किस हद तक आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो प्लीज़ रिज़ल्ट आपका इस बार का जो भी आए, आपकी देखो मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है, जिसकी वजह से ये जो आपका अनुभव है ये आपके काम आएगा, ठीक है? तो याद रखना कि हर एक सुबह है ना, वो एक नया मौका देती है, खुद को साबित करने का और अपने सपने को जीने का। तो प्लीज़ उठो, मुस्कुराओ और विश्वास रखो। आप लोगों का जो ये सपना है ना वो ज़रूर पूरा होगा। बस आपको क्या करना है, बस रुकना नहीं है। ठीक है? तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना